अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं द लाइव टीवी पर शो लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम। जिस तरह आप लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं, मुझे मालूम है कि ये शो बहुत पसंद किया जा रहा है और मैं इस शो में पूरी कोशिश ही कर रही हूँ कि आपको पाकिस्तान के वो पॉजिटिव फेसेस दिखाऊं जिन्हें देखकर आप जो हर वक्त मायूसी का शिकार रहते हैं उससे बाहर आ जाएं और आपको महसूस हो कि पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो ऐसे ही एक दरख्शा सितारे हैं जिन्हें मैं ढूंढ कर लाई हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी, क्योंकि उनका स्केड्यूल ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लेकिन हमारे चैनल के लिए उन्होंने टाइम दिया। इस पर मैं उनके बहुत शुक्रगुजार हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह भी उन्हें उनके मकासद में कामयाब करे। मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। मेरे आज के मेहमान हैं रेहान अल्लाह वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? रेहान साहब को बहुत सारे लोग जानते हैं जो मेरे फेसबुक पर इस वक्त मुझे देख रहे होंगे और वो जानते हैं कि रेहान साहब क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको आज बताना चाहती हूँ कि रेहान साहब काम कर रहे हैं तालीम के हवाले से, जिसका हमारे मुल्क में बहुत ही फुकदान है और अक्सर लोग हमारे गैर तालीम याफ्ता हैं। वो क्या कर रहे हैं, ये सारी बातें आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ और जानिए कि रेहान साहब क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। रेहान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका नाम है रेहान अल्लाह वाला, तो ये अल्लाह वाला आप लोगों का सरनेम है या आप अल्लाह वाले काम करते हैं इसलिए आपको ये लक़ब पता हुआ? अल्लाह वाले काम तो अभी तक नहीं करता, अल्लाह करे करना शुरू कर दूँ। ये फैमिली ने थोड़ा लाउडली बोलो। ये फैमिली ने 14 जनरेशन से ही नाम चला। अच्छा। शायद जब हम हिंदू होते होंगे तो आलू वाले होते होंगे, तो आलू वाले से अल्लाह वाले बना दिए गए। अच्छा। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या इसकी बैकग्राउंड है, बट ये फैमिली ने तो उसको सुना। अच्छा, अब बचपन से इतने सीरियस थे जितने इस वक्त हैं, थोड़ा स्माइल तो करें रेहान साहब। हमें बहुत से ऐसे लोग देख रहे हैं जो जिंदगी में बहुत नाखुश हैं, तो उनको स्माइल अपने अंदर से क्रिएट करनी चाहिए। वही हम आज आपसे जानना हमारी चाहते उधार हैं। वाली इस्तेमाल करनी चाहिए। नहीं, खुशी होगी उन्हें आपको खुश देखकर। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने बुलाया, आपकी इज्जत जरा नवाजी है, आपने बुलाया, आपने टाइम दिया, आपने इस काबिल समझा, और मेरी ख्वाहिश है कि मेरा जो पैगाम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए और इसी मकसद के इसमें यहाँ पर हाजिर हो। आप अपनी सबसे पहले जो हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वो ये किया गया है आपके हवाले से कि उनकी चाइल्डहुड के बारे में पूछो, तो आप सबसे पहले बताइए बचपन में कैसे थे? शरारती थे या सीरियस रहते थे? बचपन कैसा गुजरा? मुझे तो अपना बचपन याद नहीं है, हो सकता है मेरी अम्मी से आपको ये पूछना चाहिए, नेक्स्ट टाइम उनका इंटरव्यू कीजिएगा वो बताएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक मुझे याद है तो अगर बिजनेस के हवाले से पूछें तो मैं जब क्लास 3 में था तो क्लास में स्टेशनरी कपड़े जो थे वो बेचता था। अच्छा। और उसके अलावा ईद और 14 अगस्त के ऊपर हमारे वाले जो थे उनको झंडियाँ बेचने में लगा देते थे, या हम ईद के ऊपर कुछ तोहफे तोहफ़े घर के बाहर बैठ के बेचना शुरू कर देते थे, क्योंकि हमारा फैमिली जो है वो बिज़नेस ओरिएंटेड है, दिल्ली वाला कम्युनिटी से हम लोग का ताल्लुक़ है। तो सब नहीं, बट मैं, मेरे भाई, मेरे कज़न्स बैठ के हम लोग हंसी मजाक करते थे और बैठे थे चीज़ें बेचने की और एक दूसरे से कम्पीट करते थे। उनकी दुकान सामने होती थी, हमारी दुकान सामने होती थी और एक दूसरे से कम्पीट करते थे। दिन के आखिर में 50 रुपये मिल जाते थे, फिर खुश होते थे। इसी तरह हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि भाई सब चिप्स और स्लिम्स और कोक पी रहे हैं तो मैं भी पीऊँ, तो उसके लिए मैं स्टेशनरी कोशिश करके बेचता था और उससे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे तो मैं भी जाकर कोक और स्लिम्स खा सकता था। सो इट इनेबल्ड मी कि मैं पैसे जोड़ सकूँ, खर्च नहीं करूँ। तो स्पॉइल्ड किड्स नहीं थे हमारे घर वाले, ना मैं ना मेरा भाई, एक ही भाई। मतलब स्पॉइल्ड किड्स में नहीं आते थे, चाहते तो हो सकते थे, बट अल्लाह मियां की मेहरबानी है कि हम लोग स्पॉइल्ड किड्स नहीं थे। अच्छा, आप 2 भाई हैं, तो दूसरे भाई को भी इसी तरह के शौक हैं, वो भी बिजनेस करते हैं या वो आपसे डिफरेंट है? नहीं, वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा थे। अच्छा। और वो पार्टीज वगैरह में थे। मेरी वालिदा का ताल्लुक़ है वो खिदमत फाउंडेशन से, और खिदमत फाउंडेशन चलाती है, पूरे ख़वातीन का डिवीज़न देखती हैं। अच्छा। और जामिअतुल मोहसिनात के नाम से मदारिस हैं, उनको देखती हैं, क्योंकि उसके अलावा उनकी एक्टिविटी भी बस सोशली ज़्यादा होती है। तो हमारा घर थोड़ा सा दीनी है और उसके अंदर
کیا کہیں درس قرآن میں جانا بہت زیادہ ضروری ہوتا تھا، خوش کیے جاتے تھے. ہمارا جو سرکل آف فرینڈس تھا وہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس میں ہم خراب ہو جاتے. اینڈ بھائی جو ہیں انہوں نے کام نہیں کیا. انہوں نے جب وہ انٹر کے بعد میرے خیال میں جا کے میرے والد کی کمر میں تکلیف ہوئی تو اس کے بعد سے جا کے والد کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. تو وہ بگڑا نہیں تھا بزنس میں. میں کیونکہ 13 سال کی عمر سے کام اپنا کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی یہ ربڑ بیچتا تھا تو میرا دماغ تھوڑا پہلے سے خراب ہو گیا. تو میں اپنے والد کے ساتھ کام نہیں کر پاتا تھا. میں جاتا تھا، میرا بزنس بھی چل رہا ہوتا تھا، میں والد کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا میں بزنس بھی کر رہا ہوں. اور چپ کے کیا تو زیادہ تر کام بہت چپ کے کیا، ڈر کے ڈانٹ پڑی. اس سے آپ کو ایسا لگا کہ آپ کی شخصیت میں کانفیڈینس زیادہ آیا کیونکہ آپ اپنے تئیں کام کر رہے تھے، آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، جو آپ خود سے کام کر رہے تھے وہ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے، تو آپ میں کانفیڈینس لیول زیادہ میرے خیال میں بہتر رہا ہوگا. آیا ہوگا، ڈیفینیٹلی آیا ہوگا، لیکن کبھی غرور نہیں آیا، اللہ کا شکر ہے. کبھی ایگو نہیں بڑھنے دی کسی نے کہ جی میں تو بہت ہی کوئی ٹھنڈے خان ہوں. ایسا کوئی محسوس بھی نہیں کرا کہ میں تو ٹھنڈے خان، نہ ہی مجھے آج سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہا ہوں. بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اینڈ اس سے یہ ضرور ہوا کہ میری ایسی لرننگ تھی جب میں کلاس 9th میں تھا تو ایک کمپیوٹر ہوتا تھا Commodore 64. بہت اگر دیکھنے والوں سے کوئی بھی شاید سلایا بھی نہ ہو تو نام ہی آج فرسٹ ٹائم سنا ہے. جی Commodore 64 ایک کمپیوٹر ہوتا تھا جو کہ ٹی وی کے ساتھ لگایا جاتا تھا. اچھا. اور اس میں مانیٹر نہیں، بعد میں آئے تھے، اور کیسیٹ کے ذریعے گیمز لوڈ کیے جاتے تھے جو ریڈیو کیسیٹ ہوتی ہے. آپ وہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ مطلب پاکستان میں تو اس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا کمپیوٹر. 86 کی بات کر رہا ہوں. جی 86 میں بھی اتنا پاکستان میں کہاں کمپیوٹر؟ 80s میں ایپل آیا تھا سب سے پہلے. ایپل آپ تھوڑی دیر پہلے ڈاکیومنٹری اسٹیو جابس کی ایپل انہوں نے بنایا تو سب سے پہلے ایپل 2E ریلیز ہوا، پھر ایپل 2C ریلیز ہوا. تو میرے ایک کزن ہیں ان کے پاس جو کمپیوٹر امریکہ سے آیا، اس کے بعد مجھے بھی شوق آیا کہ میں بھی اپنے ابا کا دماغ کھاتا تھا، مجھے بھی کمپیوٹر چاہیے، گیم کھیلوں گا میں بیٹھ کے. سو جب میں 12 سال کا تھا تو میں 7th میں فیل ہو گیا، کلاس میں فیل ہو گیا. اور اس کے بعد جب کلاس میں فیل ہوا اس کے بعد مجھے کمپیوٹر لایا گیا. کمپیوٹر چلانے کی شرط رکھی گئی کہ آپ کو پہلے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا ہوگا جا کے، کمپیوٹر آپ خراب نہ کر دیں. تو میں مارا پھرا ایک ICT کمپیوٹر تھا تاریخ روڈ پہ اور ایک ABC کمپیوٹر تھا حیدرآباد میں. دونوں کے پاس میں گیا اور ٹرائی کری کہ بھائی ایڈمیشن دے دو. انہوں نے کہا جی بھائی میٹرک کے بغیر ہم ایڈمیشن نہیں دیتے. میں نے کہا یار میں تو 7ویں میں ہوں. خیر انہوں نے کسی طرح سے زیادہ پیسے ویسے لے کے یا کیا کیا واللہ اعلم، انہوں نے ایڈمیشن دے دیا. اور پھر میں نے 2 کورس کیے ABC میں، حیدرآباد میں چھوٹا سا میں تھا. اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر لایا گیا اور ایک کمپیوٹر کی دکان تھی. میرا کہنا چاہیے میرے مینٹر تھے، ان کا نام تھا روشن پنجوانی اور ان کی دکان کا نام تھا مائیکرو کے. تو ان سے دوستی ہو گئی کمپیوٹر خریدنے کے بعد. والد کو ان پہ بہت بھروسہ تھا تو وہ جو کہتے تھے وہ کہتے تھے اچھا اس کو دے دو. تو 2 مہینے پھر میں نے ان کی دکان پہ گزارے، یعنی کہ سمر ہالیڈیز تھی تو میں روز صبح وہاں چلے جاتا. صبح مجھے وہ گھر سے پک کرتے تھے اور شام کو مجھے وہاں سے گھر پہ چھوڑتے. صبح سے شام میں ان کی دکان پہ کام کرتا تھا اور جو وہ بولتے تھے کرتا رہتا تھا. تو وہاں سے شاید ذرا سی زیادہ لگے تھی کہ کچھ اس قسم کا کام. آپ جو اب تک مجھے اسٹوری سائڈ سنائی ہے آپ نے مجھے، اس میں مجھے ایک بات بہت ہی زیادہ پسند آئی آپ کے پیرنٹس کے حوالے سے کہ انہوں نے کبھی آپ کو یہ پریشر میں نہیں ڈالا کہ نہیں تمہیں یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے. آج کل کے پیرنٹس یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہی کام کرے جو ہم چاہ رہے ہیں، وہ نہ کرے جو وہ چاہتا ہے؟ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے والد نے مجھ پہ پریشر ایکچولی کیا تھا، لیکن پڑھائی کے معاملے میں کبھی نہیں کیا کہ پڑھنا ہے. ان کا یہ خواہش ضرور تھی کہ میں ان کا ہاتھ بٹھاؤں، ان کا کام کروں. ان کو یہ تھا کہ یہ تو کرنے تو جو مستی کر رہا ہے، آخر وہ دکان ہی میں آ کے بیٹھنا ہے اس نے. تو وہ ان کی خواہش تھی. اور ان کی دکان کا نام بھی ریحان پیپر کے نام سے. ان کو اتنا زیادہ تھا کہ یہ تو اسی کی ہے، تیرے نام ہے، کام کرنا ہے. سو بہرحال شاید اسی انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا. اور جہاں تک آج کے پیرنٹس کا تعلق ہے تو ہر انسان چاہے وہ کوئی چور ڈاکو کیوں نہ، وہ کام کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے. تو اگر ہمارا اپنا علم پیرنٹس کا کم ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آگے آنے والا ٹائم کس طرح کا ہوگا، تو وہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. آج کل آپ ایک پتھر اٹھائیں تو ACCA نکلتے 10 نکل آتا. پہلے تھوڑے عرصے پہلے نکلتے تھے MCP نکلتے تھے، پھر وہ CCA نکلتے تھے. تو
ये ट्रेंड फॉलो करते हैं, जो कि सक्सेसफुल ज़्यादा लोग होते हैं वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते, वो ट्रेंड के ऑपोजिट जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो अगर हर एक ही एक चीज़ करेगा तो मार्केट सैचुरेट हो जाएगी, और उस मार्केट सैचुरेटेड में आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अप स्ट्रीम जाए, जो कि मुश्किल होता है, ज़्यादा मुश्किल। ऑफ कोर्स अगर मैं कोई फ़र्क बात करूँगा तो आप कहेंगे भाई चलो यार ये ब्लैक शीप कहाँ से आ गया, ये सारा हम तो भेड़ बकरियों की तरह इंसान जो है वो फॉलो करते हैं, सारी बकरियाँ, एक बकरी जाना शुरू होती सारी बकरी से, एक बेचारा जो है कुत्ता है वो सारों को भगा रहा हो, एक बकरी गलती से इधर उधर चली जाए तो आउट हो जाती। तो उन वालिदैन वो जो बच्चे समझते हैं कि उनके वालिदैन उनकी बात नहीं मानते, उनसे गुजारिश है कि अपने वालिदैन के लिए फेसबुक की आईडी बनाएं, उस फेसबुक की आईडी को खुद चलाएं, उस फेसबुक की आईडी में ऐसे लोग आइडियल ऐड करें जिन जैसे वो बनना चाहते हैं, जिनसे वो इंस्पायर हुए हैं। अब उनके जब ऐसे आइडियाज़ उनके वालिदैन के चेंज हो गए, उनके वालिदैन ने पढ़ाई जो है वो रोक दी थी बहुत साल पहले, किताबें हम नहीं पढ़ते, टीवी के ऊपर सिर्फ पॉलिटिक्स देखते हैं, डिस्कवरी चैनल को हम दूर भागते हैं, बायोग्राफी हम नहीं पढ़ते, तो हम मुख्तलिफ आइडिया को अपने अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक अगर आपको जिस तरह से जिस चीज़ का ख्याल जिस वजह से आए वो आप अपने वालिदैन को तक पहुँचाएँगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक किताब है बहुत मशहूर, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हमारी यूनिवर्सिटी की साइट पे भी पड़ी हुई है, rehan.com/friends के ऊपर आप डाउनलोड करें, सुनें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि वालिदैन से बात कैसे करें। ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं रेहान साहब, लेकिन मैं ही चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को भी ब्रेक मिले और आप लोगों को भी ये सोचने का मौका मिले कि आखिर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें किस ट्रैक को फॉलो करना चाहिए और किस तरह वो कामयाबी हम तक पहुँच सकती है। सोचिए आप लोग भी थोड़ी देर, हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi, other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you.
overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि क्योंकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ। और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, खट्टी नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मैंने स्पेशल कलेक्शन मेरी आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ जो कच्चे रेशम का काम है आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पे भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे फिंगर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asian Wedding? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asian Wedding. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं द लाइव TV पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम। मेरे आज के मेहमान रेहान अल्लाहवाला साहब हैं जिनसे अब तक की गुफ्तगू में हमने ये जाना कि उनका चाइल्डहुड किस तरह का गुजरा है। अभी आइंदा भी आपको पता चलता रहेगा कि रेहान साहब के अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है और आपको अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। रेहान साहब अब हमें ये बताइए कि आपने ये तो बताया कि 7th क्लास में आपका रिजल्ट वालिदैन की तवक्कात के मुताबिक नहीं था, इसलिए फिर कुछ चेंज आ गया जिंदगी में। मैंने आगाज किया है ये गलत। अच्छा चले, हो सकता है गलत किया। ये बताएं कि अब उसके बाद फिर आपका आगे का सफर फिर कैसा गुजरा, फिर आप ये बहुत सारे बिजनेस की तरफ किस तरह आ गए और ये जो आपने सब कुछ टेक्नोलॉजी में एक चेंज हो गया उसके बाद दुनिया के अंदर, ये सब कुछ कैसे हुआ मैं जानना चाहती हूँ। 20 साल को आपने मटके में भरने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आज से कुछ दिन पहले, अमेरिका की रिचेस्ट यंगेस्ट खातून था। उससे ये पूछा आखिर में इंटरव्यू के कि ये बताइए कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। वो उसने ये कहा कि मेरे वालिद ने इसको और मेरे भाई को बुलाकर ये हर हफ्ते पूछते थे कि ये बताओ तुमने इस हफ्ते ऐसा क्या फ़र्क किया इसमें तुम फेल हो, और उस फेलियर के ऊपर वो शाबाशी देते थे।
دیکھیں ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر ہم نے فیلئر کو ایسا کلنک کا ٹیکا بنا دیا کہ پتہ نہیں اگر فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا بھائی، ہے نا. طلاق ہو گئی تو بیچاری لڑکی گھر بیٹھی ہوئی ہے. بزنس اگر ایک ڈوب گیا تو دوبارہ شروع نہیں کرنا ہے. کلاس میں فیل ہو گیا تو اس کے اوپر تہمت لگ گئی. دس از رانگ. ایک انسان کہہ رہا ہے یہ ایگزام ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ نمبر لانے ہیں اور اگر آپ نہیں لائے تو آپ خراب ہیں. یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق کہنا یہ تو بالکل بیکار ہے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے. یعنی کہ ایک آدمی اردو میں 100 لاتا ہے اور میتھس میں 30 لاتا ہے، اور دوسرا آدمی اردو میں 100 لاتا ہے اور میتھس میں 30 لاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی دونوں جو ہیں وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ فیل ہے اور دونوں فیل ہے. یہ تو زیادتی کی بات ہے. ایک آدمی گانا گاتا ہے، ایک آدمی ڈرم بجاتا ہے، ایک آدمی گٹار بجاتا ہے. پورا میوزک تو جب بنتا ہے گانا تب تخلیق ہوگا. اسی طرح سے ہر انسان کو الگ قابلیت کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم اس چیز کو نہیں نکھاریں تو ہم زیادتی کریں. یاد رکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم ایک خاص وجہ سے بنایا گیا تھا. آج سے 100 سال پہلے بنایا گیا تھا. اس سے پہلے ایجوکیشن کا یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا. کتابیں صرف 400 سال پہلے دفعہ چھپی ہیں، اس سے پہلے کتابیں نہیں ہوتی. 100 سال پہلے 150 سال پہلے برطانیہ کو فورسز چاہیے تھیں اپنا امپائر چلانے کے لیے. برطانیہ ایک بہت بڑی کارپوریشن چلاتی. اس کارپوریشن کو چلانے کے لیے یس سر کے لوگ پیدا کیے جانے ضروری تھے. اب اگر ہم سب سے پہلے اسکول سے جو 5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ یس سر نہیں بولتا، وہ کہتے ہیں میرا یہ دل چاہ رہا ہے میں یہ کروں گا. 8 سال کا ہو جاتا ہے تو کم چپ ہوتا ہے. 12 سال میں تو گونگا ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ اس سے کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس ملک کی تبدیلی لے کر آئے. تو یہ بات اگر آپ کے توسط سے میں پہنچانا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ فیل ہوا ہے یا آپ فیل ہوئے ہیں تو یہ کوئی آپ کے اوپر قلم کا ٹیکا نہیں ہے. بھائی فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا، کل پاس ہو جاؤ گے. کل کی بات ہے کہ 65 ایئر اولڈ خاتون 5 دفعہ کیوبا سے فلوریڈا تیرنے کے بعد فیل ہونے کے بعد 65 سال کی عمر میں کامیاب ہو کے پہنچ گئی. انہوں نے تیر کے وہاں سے وہاں پہنچی تو براک اوباما نے ان کو کنگریچولیٹ کیا. یہ گیو اپ نہیں کرنا ہے. یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسان کی اصل طاقت. اگر انسان نے گیو اپ کر دیا تو بس وہ فیل ہے. پچھی پچھی اسپائڈر میں پڑتے ہیں، اتنا سا اسپائڈر ہے اوپر چڑھ رہا ہے، بار بار گرتا ہے پھر اوپر جاتا ہے پھر نیچے. ہمیں اگر ہم نیچے کر کے اٹھے نہیں تو کبھی بھی کامیاب. بزنس اور لائف کا رول نمبر 1 فیل اینڈ گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ اگین. کوئی بچہ آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا جو کہ اللہ میاں کے پاس سے سیکھا ہوا ہے کہ چلنا آتا ہے. ہر بچہ گرتا ہے. موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ان دا لائف وی ہیو آلریڈی لرنڈ وچ از کہ ہم نے چلنا سیکھ لیا، کیونکہ آپ 1 لاکھ دفعہ گر کے چلنا سیکھتے ہیں. اور نارمل لائف میں اگر بچہ فیل ہو گیا وہ بیچارہ تو فیلئر ہو گیا جی، یہ تو بچہ خراب ہے. یہ تو زیادتی والی بات. تو اگر ہم نے فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں تو اچھے انسان ہو، اچھا کام کرتے ہو، کوئی نہیں فیل ہو گیا پھر چلے گا. لیکن نہیں، نوکری سے چلے گا ہائے تم نے لٹیا ڈبو دی، ہائے ہائے ہر چیز میں لٹیا ڈوبتی رہتی، پتہ نہیں کتنی لٹیا رہتی. سو یہ زیادتی ہے. اور ایک کتاب میں مشورہ دوں گا ایسے لوگوں کو جو میرے سے ایگری نہیں کرتے، ضرور نہ ایگری کرے بٹ یہ ایگری کر لیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی بات سنیں گے. ہمیں ٹالرنس پیدا کرنی ہے. وہ کتاب کا نام ہے دا ایلیمنٹ. اس کو کین رابنسن نے لکھا ہے. اس کی ویب سائٹ ہے rehanyu.com/element. یہاں جا کے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اب آپ کا سوال ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیں کیونکہ میں تو سب سوال میرا یہ تھا کہ تھوڑے مختصر سے سوال کریں لیکن مختصر جواب دوں پھر مختصر سوال نہیں. آپ لمبے لمبے سوال دے رہے ہیں تو میری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے مجھے مزہ آ رہا ہے اس سے. اب یہ بتائیے کہ پھر آگے آپ نے سفر کس طرح کیا؟ جب آپ کمپیوٹر شاپ پہ پہنچ گئے وہاں پہ انٹرسٹ پیدا ہو گیا، بس میں بیٹھ کے تو کیا ہوگا، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ زندگی کے سفر کے لیے بس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. جو بے بسی ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں. پھر کیا کیا آپ نے آگے اس کمپیوٹر شاپ کے بعد؟ پھر آپ کے آگے گول کیا تھا؟ میرے کوئی گول نہیں تھے. اچھا. انفارچونیٹلی جو میں نے 38 سال کی عمر میں آگے سیکھا، اب میں 40 سال، صرف 2 سال پہلے میں نے سیکھا. سر آپ اپنی ایج مت بتائیں. نہیں ہم ایج نہیں پوچھتے کیونکہ آپ بہت ینگ لگ رہے ہیں، اور جو ہے ایج مت بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ
نہیں یہ وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک اسکول کا بچہ بھی اس وقت مایوس ہے, اس کے اگر اچھے گریڈز نہیں آتے تو ماں باپ بھی سمجھتے ہیں دنیا ختم ہو گئی. اس وقت وہ لڑکی بھی مایوس ہے جس کی ایج اگر 30 سے ابو ہو گئی ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی مایوس ہے. اس لیے یہاں پہ ایج مت بتائیں, بلکہ یہ بتائیں کہ کس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. ایج کی وجہ ہے بتانے کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر 13 سال کی عمر میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا جی, اور مجھ کو جو مینٹر ملے 38 سال کی عمر میں, اگر وہ مینٹر مجھے 13 سال کی عمر میں جاتے تو آج شاید میں اور بہت کچھ کر چکا ہوتا جو کہ میں کرنا چاہتا تھا, کیونکہ مجھ کو یہی نہیں پتا تھا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں, تو میں ابھی بھٹک رہا تھا. میں اکثر ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہم لوگ زندگی اس طرح گزارتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ ہم رکشا روکتے ہیں, اس میں بیٹھ جاتے ہیں, رکشا صاحب یہ نوکر کا جو کونا ہے نا وہاں تک چلو, پھر اس کو بولتے ہیں رکشا صاحب یہ سگنل تک چلو, پھر رکشا صاحب یہاں تک چلو. ہم کو یہی نہیں پتا کہ ہم اپنی زندگی سے چاہتے کیا. 99.9% of this country and the world does not know کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک اپنا ایک کاغذ لیں اور سب سے پہلے لکھیں کہ میں مرنا کب چاہتا ہوں, کیونکہ آپ 250 سال تو رہ نہیں سکتے. اس پہ لکھیں کہ میں مرنا یہ چاہتا ہوں اور اس مرنے سے پہلے میں یہ سارے کام کرنا چاہتا ہوں. بہت مشہور ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ. یہ اس کا اخذ ہے جو میں آپ کو بتا دوں. جب تک آپ کے پاس آپ کا, یا بہت مشہور سیکرٹ فلم ہے, بہت ساروں نے دیکھی ہے, اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک شعور ہے, ایک لا شعور ہے. رات کو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں مچھر کاٹتا ہے تو مچھر مارتے ہیں, تو مطلب ہم جاگ رہے ہیں, سو تو نہیں رہے. لا شعور جاگ رہا ہے, شعور سو رہا ہے, اس لا شعور سے بھی کام کر رہا ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری اپنی زبان کو ہمیں چینج کرنا ہوگا. کمنگ بیک ٹو دا پلان, سوری آئی ایم ڈسٹریکٹنگ. پلان بنانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. ہم شارٹ ٹرم گولز تو بنا رہے ہیں, ہاں جی ہم MBA کریں گے پھر دیکھیں گے, انٹر کریں گے پھر دیکھیں گے, ہر چیز دیکھتے ہی رہتے ہیں. ویسے ہم رکشے کو ہر سگنل پہ جا کے بولتے ہیں, رکشا والا اتار کے بھاگ پھینک دے گا. سو وی نیڈ ٹو نو. رکشے والے کو بیٹھ کے بول سکتے ہیں بیٹا ہمیں تارک روڈ جانا ہے, آپ کو پتا ہے کہاں؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹھ گیا. تارک روڈ پہنچنے کے بعد ہم نے دکان دیکھی, لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. سب سے پہلے لائف پلان بنائیں کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں, کچھ بھی چاہتے ہو آپ, اور یاد رکھیں کہ آپ اس کاغذ پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. دیر از نو لمٹ. آپ فرض کر لیں آپ خدا کے سامنے کھڑے ہیں, آپ دعا مانگ رہے ہیں, تو آپ دعا مانگنے میں آپ کے مجھے 10,000 کی نوکری چاہیے تو بھی اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے. آپ کے 1 کروڑ کی نوکری چاہیے تو بھی اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے. آپ کے مجھے 10 ارب کی نوکری چاہیے تو بھی اللہ کے لیے بڑی نہیں ہے. ہمارے لیے بہت فرق آ جائے گا 10,000, 10 لاکھ اور 10 کروڑ. اب ہم کنجوس مارواڑی بنے ہوئے کام کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی مانگتے ہوئے بس مجھے 10,000 کی نوکری مل جائے اور یہ ہو جائے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے. زیادہ مانگے یار, کیوں؟ سمندر ہے پورا. جیسے میں نے کہیں پڑھا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا کہ اللہ مجھے اتنا مت دے جتنا میں چاہتا ہوں, بلکہ اتنا دے جتنا تو بڑا ہے, اپنی بڑائی کے حساب سے مجھے دے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ تسمہ جب ٹوٹ جائیں تو آپ مانگیں مجھ سے. ہم کنجوسی کیوں کرتے مانگے میں, یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ہماری تربیت میں یہ چیز لیک کرتی ہے کہ ہم ایگزیکٹ چیز نہیں مانگتے. ہمیں ایگزیکٹ چیز مانگنی چاہیے اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے کہ یہ میری خواہشات ہیں, اب میں دیکھتا ہوں کہ میں یہ کیسے حاصل کروں. تو میرا مشورہ نمبر 1 یہ ہوگا, اپنی زندگی کا لائف پلان بنا لیں, جس طرح میں نے نہیں بنایا تھا. 38 سال کی عمر میں بنایا, اور 38 سال کے اندر اس 2 سال میں نے وہ کچھ کر لیا جو کہ میں شاید 10-15 سال میں نہیں کر سکتا. صرف اس لیے کہ وہ ایک کاغذ موجود تھا, مجھے آئیڈیا تھا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے لکھ لیا. اچھا, اب یہ بھی مجھے بتائیں کہ وہ 38 ایئرز میں وہ کون سے مینٹور تھے جو آپ کو ملے اور آپ کی زندگی چینج ہو گئی؟ ہم سب ایک سفر پہ ہیں, ہم سب ایک سفر پہ ہیں. اس سفر میں ہم کو مختلف لوگ ملیں گے, وہ اس ڈیسٹینیشن پہ لے کے جائیں گے جس کے لیے ہم بنائے گئے. ہم سب کا ایک رول ہے, ہم ایک پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کو کہیں نہ کہیں جانا ہے. اس 38 سال کی عمر میں مجھے ڈاکٹر سوزانا فائچک ملی, اور ان کے ساتھ ہم نے ان کو ٹریننگ کے لیے پاکستان لے کر آئے. ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہم نے کوئی ٹرینر ہائر کی, اور اس نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ ٹریننگ کرائی کہ لکھو کیا چاہتے ہو دنیا کو کرنے سے, لکھو, جب تک نہیں لکھو گے ہم آگے نہیں جا سکتے. اس نے فورس کروایا, لکھوایا, اور اس کے بعد آئیڈیا آیا کہ یار, اور اس وقت بھی میں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ دل کھول کے لکھیں. میں اتنا تھکا ہوا تھا اس دن, میں نے کہا دنیا سے غربت ختم ہو جانا چاہیے, لکھ دو, اور میں نے لکھ دیا. اب لکھنے کے بعد
बोर्ड पे लिखना था, पूरे ऑफिस के अंदर एक बोर्ड था, उसमें ऊपर लिखना था कि आपने ये चाहते हैं, तो हमने लिख दिया। और लिखने के बाद 2-3 हफ्ते तक वो लिखा रहा, मैं रोज़ जाता देखता यार ये करेंगे कैसे भाई, ये दुनिया में गुर्बत का खत्म कैसे होगा, आज तक तो किसी ने किया नहीं, तो लिख दिया था। एंड फिर उसके लिए सोचना शुरू किया कि अच्छा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अब जो समझ में आया उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू मेक अ मिलियन न्यू बिजनेसेस विच इज़ क्रेजी अगेन, टोटली इनसेन कि मिलियन कैसे, तो मेरे नहीं होंगे वो, हम मिलियन लोगों की मदद करना चाहते हैं मिनिमम, जाके 1 मिलियन फैमिलीज रिच हो सकें, ज़्यादा पैसे कमा सकें, और उसके लिए हम ओपन सोर्स बिजनेसेस क्रिएट करें। ओपन सोर्स बिजनेस ये होता है कि अगर आप XYZ फूड स्टोर खोलना चाहते हैं तो वो आपको नहीं बताता नॉर्मली कि कैसे करना है, हम बताना चाहते हैं कि कैसे करना है। अगर गांव से कोई आदमी आया बिरयानी की दुकान लगाना चाहता है, कोई नहीं सिखाता, हम बताना चाहते हैं कैसे, बताएंगे कैसे, फिल्म के जरिए। फिल्म एक ऐसी इस वक्त मीडिया मौजूद है कि हर एक की जेब में मोबाइल है, उस पर वो माधुरी के गाने भी सुनता है, उस गाने की जगह वाई डजंट ही वॉच की बिरयानी की दुकान कैसे खोलनी, वाई डजंट ही वॉच के समोसे की दुकान कैसे, वाई डजंट ही वॉच की ये बिजनेस कैसे करना, वाई डजंट ही वॉच के प्लम्बर अच्छा कैसे बनना है। तो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम स्केल कर सकते हैं कि 122 मिलियन फ़ोन है पाकिस्तान में आज। अच्छा। उन 122 मिलियन लोगों तक अगर हम पहुंच जाएं और अपना पैगाम पहुंचा दें तो हम बजाय इसके कि 22 आदमी तक पहुंचे, 122 तक की कोशिश रास्ता फर्क होगा। याद रखें कि सब बड़े दुनिया में जो लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैकडॉनल्ड्स है, 35,000 दुकानें चलाता है, और राजा बनकवा वाला एक दुकान चलाता है ना, तो उसके बाद भी 24 घंटे, और 35,000 वाले के बाद 24 घंटे। राजा बनकवा वाला कभी गोल्फ नहीं खेलता होगा, और 35,000 वाला गोल्फ के लिए भी टाइम निकालता होगा, फैमिली के लिए भी टाइम निकालता होगा। राजा बनकवा वाले के बाद तो सर को जाने का भी टाइम नहीं होगा। तो ये कैसे है फर्क सिर्फ ये कि उसने सीखा है कि 35,000 कैसे चलानी है, और उसने नहीं सीखा कि 1-2 कैसे बनानी है। तो एक पे भी लिख के हमारी कोई ब्रांच नहीं है, फखर से बोलते हैं ना, तो ये फखर की कोई बात नहीं है इसमें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हमें तो नदामत होनी चाहिए यार, हमारा हर दुनिया के हर कोने में मैकडॉनल्ड बिकता है, जाहिर नारी क्यों हर दुनिया के कोने में नहीं बिकती, स्टूडेंट बिरयानी दुनिया के हर कोने में क्यों नहीं बिकती, भाई क्यों नहीं बिकती, इसलिए हमने कभी कोशिश नहीं की। जब तक हम, सबसे पहला काम होता है ख्वाब। एक बहुत इंडियन मशहूर फिल्म है गुरु, जो कि रिलायंस वालों के ऊपर बनाई गई है। आज दुनिया इंडिया के सबसे रिचेस्ट पीपल में आते हैं, जो कि वो पेट्रोल के ड्रम भरा करते थे, है ना। सबसे पहले फिल्म शुरू होती मेरा बापू बोलता था ख्वाब नहीं देखो। जब ख्वाब ही नहीं देखेंगे, ख्वाहिश ही नहीं क्रिएट करेंगे, तो वहां तक जाएंगे कैसे। रिक्शे वाले को बताएंगे नहीं कि बाबू मुझे तारक रोड जाना है, तो रिक्शा वाला कैसे लेके जाएगा। हमारा दिमाग का हम 90% यूज नहीं करते, सिर्फ 5-10% शऊरी के अंदर यूज करते हैं। लाशऊर को इंस्ट्रक्शन दें, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो होना शुरू हो जाएगा। और कैसे होगा इसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर छोड़ दें। आप अपनी नीयत साफ रखें, अच्छे काम करें, जो आता है वो सिखा दें, अच्छे इंसान रहें, झूठ नहीं बोलें, और ऑटोमेटिकली सब कुछ होना शुरू होता है। कैसे होगा इसका तो इसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि मैंने जादू होते हुए देखा है। लोग खटखटा के बोलते हैं रेहान आपको हेल्प चाहिए थी लीजिए, रेहान आपको हेल्प चाहिए थी लीजिए। ऐसा नहीं कैसे होता, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कैसे होता, लेकिन होता है और मेरे साथ हो रहा है। एक मुझे और बात बताइए कि मैंने आपके फेसबुक पर देखा तो वहाँ पे एक पोस्ट आप बार बार करते हैं। वो पोस्ट ये है कि आप ये कहते हैं कि किसी भी सरकारी आदमी के साथ 1 घंटा स्पेंड करें और उसकी सोच को चेंज करें। इस पोस्ट का क्या मतलब है? कभी भी ये नहीं बोला कि उसकी सोच चेंज करें, आप किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते। आप कहते हैं उनके साथ 1 आवर गुजारें, इस तरह का आपकी पोस्ट होती है, क्या मतलब है? दुनिया में एक टूल क्रिएट हो गया, उसका नाम है फेसबुक, जिसके जरिए आपने मुझे ढूंढा। अगर आप फेसबुक नहीं होता तो मुझे नहीं ढूंढ पाते, मैं सुजाना फाइचक को नहीं ढूंढ पाता, मुझे वो भी फेसबुक में। एक और मेरी दोस्त थी सुजान बोवन, जिसकी वजह साथ मैंने मिलकर अमेरिका में बिजनेस शुरू किया, वो भी मुझे नहीं मिलती। फेसबुक नहीं था लेकिन इंटरनेट था, जिसकी वजह से डिस्टेंसेस कम होते चले। हमारे जो बड़े हैं उनके हाथ में भागदौड़ है इस मुल्क, छोटों के हाथ में तो नहीं है। कोई निकाह तो नहीं चला रहा ना आपको, मैंने इसका 6 साल का तो कोई मिला ना 15 साल का मिला, 55 साल से पहले तो देते ही सोच में उतनी एज की वजह से। सर इस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन मैं एक ब्रेक पे जाने का मुझे कहा जा रहा है क्योंकि आपकी बात तवील है। इस पे हम अभी तफसील से बात करेंगे कि बात कहाँ तक पहुंची है और आगे सियासतदानों तक भी बात जाने वाली है, इसलिए परेशान मत होइएगा, अभी सीखने को बहुत कुछ है। आप लोग रहिए मेरे साथ,
और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि चूँकि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि एक ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल में मेरे पास शिफॉन, नेट और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है। आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्शी भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है। और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटेरियल को भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे फिंगर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asks why Asya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asya Malik. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं लिविंग लाइफ विद साइदा फरनाम ऑन www.livetv.tv पर और मुझे पता चल रहा है आपके लाइक से फेसबुक पर के प्रोग्राम देखा जा रहा है और मेरा ख्याल है कि कुछ न कुछ लर्न भी किया जा रहा होगा। हमारे आज के मेहमान जनाब रेहान अल्लाहवाला साहब हैं जिनसे हम सीख रहे हैं कि जिंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और किस तरह अपनी जिंदगी को सही रुख पर डालने के लिए इंसान को क्या क्या काविशें करनी पड़ती हैं। मायूस ना हो, बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। आइए और भी कुछ सीखते हैं। रेहान साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ मोबाइल फोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपने मोबाइल फ़ोन को एज ए टूल के यूज़ किया है लोगों को सिखाने के लिए, ये ख्याल कैसा है?
ये लोग मोबाइल को टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बात भी करना टूल ही हो गया, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना। मैं टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड रखता हूँ, मुझे 26 साल हो गए टेक्नोलॉजी के साथ उठते बैठते गुजारते, बहुत दुनिया देखी है। प्रॉब्लम्स जितने भी हों उनका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, लेकिन सेम सोल्यूशन हमेशा तैयार करने से इट डजंट वर्क आउट। मैं आपको उसकी स्टोरी सुना देता हूँ, रेहान स्कूल अगर आप पूछना चाहेंगे तो शुरू कैसे हुआ। शुरू इस तरह से हुआ कि अगेन मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इवेंजलिस्ट हूँ टेक्नोलॉजी। इवेंजलिस्ट से मुराद है कि उसको बहुत ज़्यादा डंडे मारता हूँ, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के वास्ते। सो मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके बोलता था कि देखिए आपके पास अगर 1000 टीचर हैं, 500 टीचर के पास मोबाइल होगा, उसमें बाबा लेक्चर डलवा दें, वो बच्चा बाबा लेक्चर अंग्रेज से सीख लेगा, आपकी तरह सीखने से आपकी एक्सेंट उसको बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। अरबी की आयत सिखा रहे हैं, अरबी की बर्बाद करने के बजाय अरबी वाली वीडियो दिखा दें उसको या फोटो दिखा दें, तो वो बोलता रहता था, कसर किसी को होता था किसी को नहीं होता था। एंड एक और दफ़ा जिस तरह आपने बुलाया, एक प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया और वहाँ पे कोई 150 लोग थे, मेरे बच्चों के स्कूल के टीचर भी थे वहाँ। अच्छा। और उनसे मैंने गुजारिश करी कि कल परसों मेरा बेटा आया था और कहने लगा बुबू ने पोएम सीखी है, मैं आपको बताऊँ कि क्या है। मैंने सुना बाबा लेक्चर मुझे मतलब ही वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इट प्रॉपरली, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि यार क्या है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार थी, आई एम सॉरी, खैर तो पूरी नहीं सुनाई। तो इत्तेफाक से वो प्रिंसिपल साहब से मिलने, प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रिंसिपल टॉप जेंटलमैन मिले, उनसे मैंने गुजारिश करी कि अगर आप इजाज़त दें मुनासिब समझें तो मैं आपको तमाम स्कूल अपने बच्चों की जितनी किताबें हैं उन सब के वीडियोज़ और ऑडियो बनवा देता हूँ, मेरी वीडियो की कंपनी है उससे बनवा देता हूँ। अब जब आप उसको बाबा लेक्चर या ट्विंकल ट्विंकल सिखाएंगे तो अंग्रेज बोल रहा होगा, अंग्रेज अपनी ज़बान बोल रहा होगा, एनिमेशन भी होगी, जो आपकी किताब में तस्वीर है वो हम फिल्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। वो आप दिखा दीजिए तो वो बहुत क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। टीचर को कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हाथ में मोबाइल पकड़ा दें, 1500 रुपये का मोबाइल आता है, पकड़ा दें, आपका अच्छा स्कूल है, हम सोचेंगे। अच्छा। अब जब कोई आदमी ये बोले तो उसका मतलब है कि वो नहीं चाह रहा, या समझ में नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट टाइम लगता है ना हर एक तो नहीं फॉरन एक्सेप्ट करता नई चीज़ को। हमारा एक प्रोजेक्ट है 1 मिलियन बिजनेस प्रोजेक्ट, उसके अंदर हम बहुत कुछ चीज़ें बना रहे हैं, यानी कि हमने ये फैसला किया कि $2 बिलियन साल का टर्नओवर वाली कोई प्रोडक्ट होगी, हम उसकी वेबसाइट बना देंगे। अच्छा। और उसकी नॉलेज एग्रीगेट करेंगे, जमा करेंगे और लगा देंगे कि एक आदमी चावल बेचता है तो उसको पता होगा चावल कैसे बेचने के लिए, ढूंढना ना पड़े, एक जगह जाए और देख ले। तो मैंने अपने वहीं से लड़के को SMS किया, यार एक काम करो, एक स्कूल भी बना दो। अच्छा। एक नई लड़की हायर करो और एक स्कूल का प्रोजेक्ट दो, मैट्रिक तक पूरा स्कूल बना दो और स्टार्ट विद ट्विंकल ट्विंकल। अच्छा। तो 3 दिन में हमारी ट्विंकल ट्विंकल बन गई। उसके बाद उसमें अंग्रेज़ की आवाज़ थी, अगर आप इसमें चलाना चाहें, लिखना चाहें, या आप यूट्यूब पे जाकर लिख दें ट्विंकल ट्विंकल रेहान वाला रेहान स्कूल, तो आपको वीडियो मिल जाएगी और आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के। वो पूरी ट्विंकल ट्विंकल की अपसाइड डाउन कर दिया। अच्छा। उसमें वो म्यूज़िक नहीं है, डिफरेंट कर दिया। तो जो पढ़ने वाला है, जो बोलता है, वो डॉक्यूमेंट्रीज के लिए काम करता है UK में, पीटर नाम है उसका। अच्छा। उसकी जो आवाज़ है, उसके अंदर जो बनाया है, मज़ा आ जाता है देख के, आदमी बिल्कुल सुरूर में आ जाता है। सो खैर वो बनी, बहुत मज़ा आया, और पोइम्स बनाई और मैट्रिक तक पूरा स्कूल बना गया। मैट्रिक तक जब स्कूल बन गया 1.5 महीना लगा टोटल, बस टोटल 1 महीना लगा, क्योंकि सब कुछ यूट्यूब पे पहले से मौजूद था। हमने उस सबको गैदर किया, इकट्ठा किया, पूरा स्कूल बनाया, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 सब कुछ जमा किया, और 3 महीने तक और भी हमने एग्जिस्टिंग किताबों को नहीं बनाया था ना, हमने तो एग्जिस्टिंग सामान लिया, जमा किया, इकट्ठा कर दिया। खैर मैं ताहिर खान के पास गया, ताहिर खान इंटरफ्लो और TV1 के मालिक हैं, उनसे मैंने किया ताहिर भाई इसकी प्रमोशन करनी है, ये बन गया है, बड़ा काम है, हेल्प कीजिए। मैंने तो बनाया ले लिया था, लेकिन ये पब्लिक है, लोग चला दें। तो उन्होंने सर खुजाया, सोचा, उसके बाद कहा इसमें बोर्ड कौन सा फॉलो किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं तो कोई बोर्ड ही फॉलो नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर एक काम करो, ये लोग बोर्ड वालों को तकलीफ होगी तो उसको बेसिक लिटरेसी को पहले सॉल्व करो कि जी देखो 70% लोग वो हैं जो अपना नाम वाम नहीं लिख सकते ना, अगर उनको लिटरेट बना दोगे तो आगे चढ़ सकते हैं। नमाज का वक्त जी बिल्कुल सर, आप ज़रा 1 मिनट के लिए हम रोकते हैं प्रोग्राम को, क्योंकि अजान की आवाज़ आ रही है। मुझे इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन सुनते हैं एक दुआ के बाद। आप लोग भी दुआ मांगिए, हम लोग भी दुआ पर हैं।
मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well, कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का फिर guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28 Block 2 behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. वेलकम बैक. आप लोग देख रहे हैं द लाइव TV पर प्रोग्राम लिविंग लाइफ विद साहिदा फरनाम और हमारे गेस्ट हैं रेहान अल्लाहवाला साहब. रेहान अल्लाहवाला साहब अब तक हमें बहुत मुफीद मशवरे दे चुके हैं. उम्मीद है कि जिस तरह मैं यहाँ पे सीख रही हूँ आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. जी रेहान साहब कंटिन्यू. हम लोग बात क्या कर रहे थे? ताहिर खान की स्टोरी. जी बिल्कुल. ताहिर खान मिले और उन्होंने कहा कि आप बेसिक लिटरेसी पे काम करें बजाय इसके कि आप मैट्रिक तक पढ़ा रहे हैं. एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लें 2-3 साल में, आप 4 साल में ये सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे का पढ़ा दीजिएगा. मुझे ये बात बिल्कुल वजह लगी कि क्योंकि वैसे ही मेरी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे. तो मैंने उसको पूरे स्कूल को दोबारा रीडिज़ाइन किया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक लिटरेसी पे बनाया. फिर बना के फिर मैं गया जियो के मालिक के पास और उनसे मीर शकील के पास और उसको उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, बहुत प्यार से मैंने अपने घर को लाया, दिखाया. और उसके बाद जब मैं जा रहा था तो मेरे एक दोस्त ने रास्ते में कहा यार रेहान इसमें वायरलिटी नहीं है, फैलेगा नहीं, लोग देखेंगे नहीं, लोगों को पढ़ने का शौक ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहता. तो अगर पढ़ना चाहते हो स्कूल बहुत है लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते, तो उसमें कुछ मसाला डालें कि ये लोग पढ़ें. मैंने जियो को ये पिच किया कि आप हर हफ्ते एक सेलिब्रिटी टीवी पे लाएं और वो 1 घंटे बेसिक ABCD पढ़ाए, एथिक्स पढ़ाए और वो जो वीडियो बन जाएगी उसको हम काट पीट के अपने स्कूल में इस्तेमाल कर लेंगे. तो उन्होंने ज़्यादा सोचा उसके बारे में, अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे जहन में ये बात बैठ गई कि अब मैंने अमिताभ जी से पढ़वाना है, मोहम्मद अली शेखी से पूछना से पढ़वाना है, शाहरुख खान से पढ़वाना है, कतरीना से पढ़वाना है. जब उनकी फिल्म आती सारी कौम देखने बैठ जाती, चाहे पढ़ा ना हो लेकिन फिल्म देखने वाले. तो व्हाई डोंट वी मेक देम इनटू टीचर्स.
तो हम टॉम क्रूज से क्यों नहीं पढ़वा सकते, हम मिस्टर बीन से क्यों नहीं पढ़वा सकते, हम अमिताभ से क्यों नहीं पढ़वा सकते, हम पढ़वा सकते हैं। और हम इसी अब मेरी जद्दोजहद ये है कि अब इन लोगों को टीचर बनाना, जिनको लोग जानते हैं। उनसे पहले मैं गया पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों के पास, मैं इमरान खान के पास गया, मैं परवेज मुशर्रफ के पास गया, मैं MKM के पास गया, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास गया। मैंने कहा देखिए ये स्कूल मैंने बनाया है और मैं चाहता हूँ कि MKM स्कूल हो, PPP स्कूल हो, PTI स्कूल हो, सब के पार्टीज के वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और प्रपोजल्स दिए। फॉर सम ऑड रीज़न अभी तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने गुजारिश भी करी कि आप पढ़ाएं, आप टीचर बनें, को तो मैंने खुद पर्सनली तौर पर कि आप टीचर बन जाएं, आप पढ़ा दें प्लीज़, ABCD तो पढ़ानी है, कहता मैं नहीं आता पढ़ाना, तो आप अपने बच्चों को तो पढ़ाते हैं ना, ABCD इज नॉट नो रॉकेट साइंस, आपसे इसलिए पढ़ाना है, लोग आपसे मानूस हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आप हमारे लीडरान हैं। आप अगर नीचे आके बैठेंगे लोगों के साथ तो लोग आपको ज़्यादा चाहेंगे। यही मेरी ख्वाहिश थी और मैं उसमें अभी तक तो कामयाब नहीं हो सका। अच्छा। फिर मैंने शेखी भाई से कहा, शेखी भाई पुराने दोस्त थे और उन्होंने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया, वो टीचर भी रह चुके हैं एक ज़माने में। फिर मैं बजिया के पास गया, बजिया से कहा आप पढ़ाया, उन्होंने 35 साल पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा दिया। फिर वहाँ अनवर इकबाल से उन्होंने तारुफ कराया, उनसे कहा, उन्होंने पढ़ा दिया। तो अब हमारे पास ये लोग हैं, उसके अलावा टॉड शेयर हैं, उसके अलावा दानिश खान साहिबा हैं, उसके अलावा इनायत अली खान साहब हैं, उन्होंने सब ने पढ़ाया। अब हमारी DVDs तकरीबन अवेलेबल है, ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है। दिसंबर में जाके पिछले साल हमने इसकी DVD कंप्लीट करी। जहाँ जो लोग इंडियन फिल्म्स रिलीज़ करते थे उनको हमने DVD का डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया और अब वो DVD नेशन वाइड उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अवेलेबल है। कोई आदमी किसी भी मोबाइल की दुकान पे जाके अपने मोबाइल के अंदर वो फिल्में डलवा सकता है, स्कूल को घर लेकर आ सकता है और पढ़ सकता है। और टीचर कौन है? वो सेलिब्रिटी, और उसके अंदर मज़ा है। हम मज़ा के साथ पढ़ाना चाह रहे हैं कि वो मज़े के लिए पढ़े नहीं, प्रेशर में ना रहे, नहीं एक्चुअली तो एंटरटेनमेंट हो, लेकिन बाय प्रोडक्ट एजुकेशन है, ठीक है ना। तो बाय प्रोडक्ट इज एजुकेशन, रियल प्रोडक्ट इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेन हो, बंदा खुश हो। जैसे हम तारे ज़मीन को देखते हैं या हम 3 इडियट देखते हैं तो उसमें बहुत लेसन्स हैं, तो उन लेसन्स को हम क्यों नहीं हम फिल्म मीडिया को यूज़ करते हैं पढ़ाने के। बस ये एक छोटा सा बेवकूफ़ाना किस्म का आइडिया था और उसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, कितना आपको ये लगा जब आपने ये, अब आप बोल रहे हैं कि आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया मार्केट में, तो फीडबैक कितना है? लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं या वही वाली बात है कि जिन लोगों को पढ़ने का कोई शौक नहीं है आप उसको किसी भी तरह बना दें, उन्होंने नहीं पढ़ना? एक्चुअली लोगों को पता नहीं है अभी तक। 30,000 पीपल मेरा ख्याल है कि अब तक इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। 6 महीने। अगर 30,000 में स्कूल बनाता, बिल्डिंग बनाता तो 30,000 लोग मैं नहीं छू भी नहीं सकता। सही बात है। तो मेरा ख्याल है 30,000 इज ऑलरेडी अ ह्यूज नंबर। एक अजम्पशन है, एक लॉजिक, एक अजम्पशन है कि इतने लोग कर चुके हैं। बट इसका इम्पैक्ट और होगा। हम इसकी पब्लिसिटी कैंपेन शुरू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, फंड्स के लिए और मेहनत कर रहे हैं कि अपने, असल में मैं किसी से डोनेशन नहीं लेता इसके लिए, तो मेरे जो इनकम होती है उसी को मैं डिवाइड करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे जो कारोबार से होती है उसको इस्तेमाल करता हूँ। एक तो अच्छा काम हो गया वो ये हो गया कि वर्ल्ड लिटरेसी फाउंडेशन ने हमारे साथ MOU साइन कर दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑक्सफोर्ड में के अंदर है रजिस्टर्ड, और उनके साथ अब मेरी मीटिंग है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, और वो हो सकता है यूनिसेफ में ही ले जाए। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। थर्ड ये होगा कि मेरी इत्तेफाक से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमारे मुल्क के लिए भी बना दीजिए। अच्छा। तो हमने सोचा, तो पता चला कि 22 लैंग्वेजेस है वहाँ पे, तो हम 22 लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ा सकते, तो हमने माइंड पे काम करना शुरू किया। यानी कि मिस्टर बीन्स की आप आधे घंटे की फिल्म देखते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलता, सब कुछ समझ आ जाता है। अब हम इसी तरह पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमने कुछ एपिसोड्स बनाए हैं 3 का 10, इसी तरह मैंने खुद ही एक्ट किया उसमें, और वो मैं फिर मिस्टर बीन्स के पास लेके गया इंग्लैंड, उनसे मिलने की भरपूर कोशिश करी, उनके एजेंट से मुलाकात करने की कोशिश करी, वो हाथ नहीं आ रहे, आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश अब ये है कि अब आइंदा जितना कंटेंट बनाया जाए वो सब माइंड बेस्ड हो, कि उसमें इतना मज़ा हो कि लोग मिस्टर बीन्स के लिए पागल हैं। फिर इससे एक और फायदा भी होगा कि वो बच्चे भी सीख सकेंगे जो सुन और बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी तादाद भी है बच्चों की जो सुन और बोल नहीं सकते, और माँ बाप उनको किसी उनके स्पेशल स्कूल में भेजने का तो आप सोचे भी नहीं, उनको घर में भी छुपा के रखा जाता है ऐसे बच्चों को कि हमारे बच्चे में ये डिसेबिलिटी है, ये बच्चा ये नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में इससे उन्हें भी फ़ायदा होगा।
اچھا، یہ سب آپ کے جو اچیومنٹس ہی کہوں گی میں جو آپ نے اب تک کیا ہے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو نیا پاکستان ہوگا آپ کے اس تھاٹ سے یا آپ کے اس چینج سے پاکستان کے لوگوں کی سوچ بھی چینج ہو جائے گی؟ نیا پاکستان، دیکھیں ہم پاکستان کو پہلے تھوڑی دیر غور سے سوچیں. ہم ابھی ایک غریب ملک ہے، ٹھیک ہے، ہماری ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، ہماری اکانومی بھی نہیں ہے. ہر ملک کو ایک ارتقائی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، ہر نیشن کو ایک ارتقائی عمل سے گزرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ابھی تک لینگویج ڈیوائڈس بھی ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں جن کو آہستہ 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 ہم ٹیکل کر رہے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو، یہ ہیوج چیلنجز ہیں. 3 کروڑ کی آبادی آج تقریباً 20 کروڑ پہ پہنچ گئی، بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ آج سے 10 سال پہلے فون نہیں ملتا تھا، آج منگی کو بھی فون چلانا آتا ہے، چلا رہے ہیں. تو یہ اچیومنٹ ہے یا نہیں؟ بالکل. انٹرنیٹ آج سے 10 سال پہلے $70,000 یعنی 70 لاکھ روپے پر منتھ ہوتا تھا 1 MB. آج 700 روپے MB ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اچیومنٹ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. امریکہ کی کال 300 روپے منٹ ہوتی تھی، آج 18 روپے میں آدھا گھنٹہ بعد آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا آتا تھا، آج 10,000 روپے کا لیپ ٹاپ مل جاتا ہے، 6,000 روپے کا اسمارٹ فون مل جاتا ہے. اس میں اسکائپ ہے، ہم سے 2 گھنٹے امریکہ بات ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو یہ اچیومنٹ نہیں ہے کہ ایز اے نیشن ہم اچیو کر رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایز ہیومن بینگس جب ہمیں ایک چیز مل جاتی ہے تو ہم اگلی کی تلاش میں کرتے ہیں. اب ٹیلی فون کا مسئلہ نہیں ہے تو ابھی رو رہے ہیں، ابھی ایک دن کے لیے ٹیلی فون بند ہوتا ہے تو سب رونے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹیلی فون بند کر دیا ہمارا. سو ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں. اور جس طرح ہم نے ارلیئر بات کی تھی کہ کوئی انسان اردو میں اچھا ہوتا ہے، کوئی انسان انگریزی میں اچھا ہوتا ہے، کوئی انسان میتھس میں اچھا ہوتا ہے، کوئی نیشن کسی چیز میں اچھی ہوتی ہے، کوئی نیشن کسی چیز میں اچھی ہوتی ہے، کوئی نیشن کسی چیز میں اچھی ہوتی ہے. ہمارے نیشن میں بہت سارے ٹیلنٹس ہیں، ہمارے لڑکوں لڑکیوں میں بہت سارے ٹیلنٹس ہیں، ہمیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. ہمارے ٹیلنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ ہمارا ٹیلنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں ورثے میں انگریزی ملی ہے، ٹھیک ہے. ہمارا 30% کنٹری کا انگریزی سمجھتا ہے، لنگڑی لولی صحیح سمجھتا ہے نا. جاپان میں تو یہ بھی نہیں سمجھتے، تو ہم جاپانیوں سے اچھے ہوئے نا انگریزی بولنے میں بس. اچھا، سیکنڈ نمبر کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹیلی کام جو ہے دنیا کی سب سے سستی ٹیلی کام سروس ہمارے پاس، اس سے سستی ٹیلی فون سروس دنیا میں کہیں گے. اچھا، ٹیلی فون سستا ہو گیا، انٹرنیٹ ہمارے یہاں بہت سستا ہو گیا، کمپیوٹر ہمارے یہاں بہت سستا ہو گیا. اب اگر ایک آدمی کہتا ہے مجھے نوکری نہیں ملتی تو میرے خیال میں تو وہ کام چور کیوں ہے. ایک آدمی اگر یہاں کلرک کی نوکری کرتا ہے تو اس کو 12-15 ہزار روپے ملتے ہیں. وہی نوکری کلرک کی وہ بجائے rosie.pk پہ ڈھونڈنے کے لیے monster.com پہ یعنی امریکہ میں ڈھونڈ لے تو اس کو 15,000 کی جگہ 50,000 اور 1 لاکھ روپے ملیں گے. امریکن کا ٹیکس بھی بچے گا، اس کو پاکستان میں ٹیکس بھی نہیں دینا، ان کا بھی ٹیکس بچے گا، آپ کا انکم جب باہر سے آئے گی آپ بھی ٹیکس فری ہوں گے، اور آپ ڈالر کے بعد ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان کو کما کے دے رہے ہوں گے، گورنمنٹ تو خوش ہوگی. تو بھائی آپ کو کس حکیم جی نے کہا ہے کہ آپ کراچی میں نوکری یا ٹنڈو عالم میں نوکری ڈھونڈیں ہیں، یا آپ چیچا وطنی میں نوکری ڈھونڈیں، آپ نیو یارک میں نوکری ڈھونڈیں، آپ اسٹاک ہوم میں نوکری ڈھونڈیں، آپ سڈنی میں نوکری نہیں یہیں کام آن لائن کریں انٹرنیٹ کی. تو کیا خریدیں؟ کمپیوٹر خریدیں، اللہ کے واسطے کمپیوٹر خریدیں، لیپ ٹاپ خریدیں، انٹرنیٹ لگائیں اور چلانا شروع کریں، جا کے آپ اس حد تک پہنچ جائیں کہ اس کو چلا سکیں. اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آن لائن آمدنی کا پرابلم یہ کہ فراڈ ہوتا ہے. تو ایز ایوری تھنگ ایلس ہر جگہ ہمارے یہاں بھی کوئک منی کا اس میں بھی عنصر تھا. تو کچھ 10-15 لوگوں نے کوئک منی کے چکر میں پوری مارکیٹ کے اندر نام برانڈ خراب کر دیا. جی جیسے اگر کوئی 2 لڑکیاں خراب کام کریں تو ساری لڑکیاں تو غلط نہیں ہوتی نا. اسی طرح سے اگر ساری کمپنیاں اگر خراب 1-2 کمپنیاں خراب تو سب تو چیز خراب نہیں ہوتی نا. تو آن لائن ہم سب کام کر سکتے ہیں. اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے 2 ویب سائٹیں بھی بنائی ہیں کہ پیمنٹ نہیں ملتی. دوسری انٹرنیشنل ویب سائٹ میں پاکستان میں پیمنٹ نہیں ملتی. ایک ہے rehantasks.com، اس میں مائکرو ٹاسکنگ ہوتی ہے. $5 میں آپ ڈفرینٹ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو فوٹو شاپ چلانا آتا ہے، کسی کو آرٹیکل لکھنا آتا ہے، کسی کو پوائنٹ لکھنے آتی ہے، تو $5 میں دے سکتے ہیں. آپ کو انگلش پڑھانا آتی ہے، آپ کسی کو کوریا میں انگلش پڑھا دیں 15 منٹ کے لیے، وہ آپ کو $5 دے دیں. کیا زبردست ہے نا. تو آپ یہاں رہیں، آرام سے رہیں، کام آن لائن کریں، اور لڑکی ہو لڑکا ہو، آنٹی ہو بوڑھا ہو یا جوان ہو، سب کام کر سکتے ہیں. ریٹائرڈ ہو اور کہاں ہو، ٹنڈو آدم میں ہو
चीचावतरी में सही, हो, आपको घर से रिमोट जाना पार्ट भी में नहीं हो। है और घर पे बैठे बैठे आप- हमारे मुल्क में गिफ्ट है जो हमारे बड़े अता रहमान जैसे लोगों ने दे दिया हमें बिल्कुल। कि कोने कोने चप्पे चप्पे पे इंटरनेट है, सही और सस्ता। और उसको पूरी अगर हम दुनिया की इस्तेमाल ना दुनिया करें तो जो कुफरान नेमत है ना वो हम करते हैं। ये नेमत है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि हम उसको जानते सही। नहीं, जानते नहीं, समझते हैं जो बच्चे खराब हो जाएंगे। भाई आप जान लीजिए, बच्चे के साथ बैठ के चला लीजिए, जानिए तो सही ना। आप 5 साल बाद क्या करेंगे जब वायरलेस इंटरनेट हर जगह होगा? 10 साल बाद क्या करेंगे जब मोबाइल में 10 MB इंटरनेट आ रहा होगा? हर एक के, आप याद कीजिए कि 10 साल पहले किसी के पास मोबाइल नहीं था, 10 साल में हर एक की जिम्मे मोबाइल हो गया। 2,500 रुपए की फोन लाइन थी 2003 में, आज 35 रुपए की सिम मिलती है, वो भी फ्री मिलती है। तो 10 साल में तो कितनी प्रोग्रेशन है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लिखवाना पड़ता था फोन लाइन लगवा दो, आज पान वाले से कहना पड़ता भाई फोन लाइन। तो कितना डिफरेंस हो गया। सो उसका इस्तेमाल करना तो हम पे वाजिब है ना, हमें सीखना पड़ेगा। हमने फोकस कर दिया है इस वक्त एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन का प्रॉब्लम यह है, माजरत के साथ तमाम प्रोफेसर और टीचर्स के साथ, कि वो पिछला इल्म पढ़ा रहे हैं जो कि 80 में अच्छा था, 90 में अच्छा था। यानी अगर आप कोई कोर्स की किताब उठाएंगे तो उसमें इंटरनेट का जिक्र नहीं है, तो आप उससे ये किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस जमाने की तैयारी कराएगा जिसमें हम हर चीज इंटरनेट के थ्रू करते हैं। यानी टीवी तक जो हम देख रहे हैं इस वक्त आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी इंटरनेट पे चला रहे हैं, और आपका ऑडियंस जरूरी नहीं है कि कराची में बैठा हो या अमेरिका में बैठा हो, दुनिया में, वो अफगानिस्तान में भी हो सकता है, वो केन्या में भी हो सकता है। मेरे पास 2.5 लाख लोगों में से 7,000 फलस्तीनी हैं, 2,000 इसराइली हैं, 7,000 कीनिया हैं, 5,000 नेपाली हैं, 8,000 कम्बोडियन है। ये सारे कौन है? ये सब इंसान है, और ये सारे इंसान बैठे इस वक्त उर्दू में सुनने की कोशिश कर रहे होंगे यार क्या कह रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा होगा, कोई सर खुद आ रहा होगा, बट हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। मैं सबसे गुजारिश करूँगा एक किताब जरूर पढ़ लें, 5 साल पुरानी हालांकि किताब है, द वर्ल्ड इज फ्लैट। 100 रुपए की किताब है, 400 पेजेस की किताब है, पूरे मुल्क में अवेलेबल है। अल्लाह के वास्ते पढ़ लें और उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम खड़े हुए हैं और कहाँ हम जा रहे हैं, और ये जो मसाइल में जिनको आप समझ रही कि हम घिरे हुए, एक्चुअली हमने ये सेल्फ इम्पोज, यानी कि अगर एक आदमी ये समझता है कि मेरे पास नौकरी नहीं है तो वो ऑनलाइन जाके काम कर सकता है। सेकंड, ये आदमी समझता है कि मेरे पास डिग्री नहीं है तो मेरे पास भी कोई डिग्री नहीं है, मेरे पास मैट्रिक के बाद में कभी स्कूल कॉलेज ही नहीं है, और आप मुझको क्यों बुला रही हैं भाई? वजिया के साथ हम कल बैठे थे तो कह रही थी कि मुझे 3 PhD की डिग्रियां तोहफे में दी गई, हालांकि वो कभी स्कूल नहीं पढ़ी। तो जब आप काम में डायमंड कोहिनूर बन जाएंगे तो डिग्री तो आपके पास चल जाएगी। काम अच्छा करें, ऐसा काम करें कि हर काम ऐसा करें कि आपको म्यूजियम में टांगने के लायक। जो चालू काम है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छा, अब इसमें 2 किस्म के चालू काम है। सर मैं आपकी बात यहाँ पे थोड़ा सा काट रही हूँ, हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगी और यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे कि मजीद आप लोगों के लिए जानने के लिए क्या कुछ है। मुझे पता है कि आप लोगों का फीडबैक आ रहा है और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, इसके साथ साथ सीख भी रहे होंगे। प्लीज सीखिए, यही आज का मैसेज है। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। My name is Asya Malik and you are welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैं मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटेरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में ये था कि लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी, तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया। मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों,
और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आए और मैंने कुर्ता इसके दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि एक की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए। तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, नेक और लेसिस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं, तो मैंने लेसिस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी। तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है। जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ ड्रेस की। जैसे ये है, ये हल्का और गाउन को मिक्स करके कट दिया है, उसके साथ जो कच्चे रेशम का काम है आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंड भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए। उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है। अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक करेगी और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल को भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं। गाउन में भी हम इसे फिंगर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़। Now everyone asked why Asiya Malik? Because मैं अपनी क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है। माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asiya Malik. वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं द लाइव टीवी पर शो लिविंग लाइफ विद साजिदा फरनाम। आज मैं हूँ रेहान अल्लाहवाला के साथ और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ रेहान अल्लाहवाला का एक पेज है मेरे पास जिसमें रेहान स्कूल का एक पिक्चर भी है नीचे जिसमें हमें बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। ये सारे लोग रेहान साहब के साथ काम कर रहे हैं जिसमें फातिमा सुरैया बजिया साहिबा भी हैं और ये सब लोग मिलकर रेहान स्कूल को चलाने में रेहान साहब के साथ मावनत भी कर रहे हैं और हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जाग जाएं और हम सीख जाएं कि आखिर हमें दुनिया का साथ देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था हम वहीं से जोड़ते हैं और रेहान साहब से पूछते हैं कि रेहान साहब मजीद आप क्या बताएंगे। जो हम लोग बात कर रहे थे पॉलिटिक्स के हवाले से और जो हम बात कर रहे थे कि जी हमारे साथ मसला ये है कि हमारे एक्सेस में तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन हमें उन चीज़ों का पॉजिटिव यूज़ करना नहीं आता। इसके लिए क्या करें? हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है हर लेवल पर, तो अवेयरनेस को बढ़ाएं। किस तरह बढ़ाएं? आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अगर कोई बंदा मिल जाता है तो आप उसको अपना इल्म वहाँ तक पहुँचा दें। मैं इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात तवासौ बिल-हक़ व तवासौ बिस-सब्र। वो असर की कसम वाला मैं असल में आयत वहाँ जा रहा था, ये कैसे कि असर की कसम बेशक इंसान नुकसान मगर वो लोग जो ईमानदार नेक अमल करते रहे, नेकी की तलकीन और हक बात। अब इस नेकी की तलकीन में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह मियां की बातें पहुँचाना नहीं, इस नेकी की तलकीन में आपको जो आता है, अगर आप न्यूज़ कास्टर हैं आप ऐसी फिल्में बनाएं कि न्यूज़ कास्टिंग कैसी की जाती है। अगर आप प्रेजेंटर हैं तो आप ऐसी फिल्में बनाएं कि प्रेजेंटेशन कैसी की जाती है। जाके हर मोहल्ले, हर गांव, हर नुक्कड़ से एक टीवी चैनल शुरू हो जाए जो कि सारी दुनिया को अपने मोहल्ले के बारे में बता रहा हो। याद रखें कि हम 180 मिलियन की आबादी हैं,
माइक्रोनेशिया में 80,000 आदमी रहते हैं पूरे मुल्क में, जो कि हमारी 2-4 बिल्डिंगों से निकल आएंगे। तो हम एक बहुत बड़े मुल्क का हिस्सा हैं जिसके अंदर बहुत टैलेंटेड लोग हैं। बेबस ना समझें, एक दिन में रोम नहीं बनता, एक दिन में 100 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं बनती। आपको जो आता है ना, हो सकता है दूसरे को उससे कम आता है। अगर आप हाथ धोना भी सिखा सकते हैं तो फिल्म में हाथ धोना सिखा दें। यूट्यूब पे जाके देखें, आपको हाथ धोने की फिल्में नहीं मिलेंगी उर्दू में, गुजराती में, मराठी में, बलोची में, आप जाए सिखा दें। किस दिन होगा? आपको मोबाइल उठाएं, ये वाली फिल्म बना चढ़ा दें, क्या जा रहा है आपको? कोई नुकसान है? कोई नुकसान है? फिजिकल वर्ल्ड में सिखाने के बजाय वीडियो को इस्तेमाल करें, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें। प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? फोन करके नहीं पूछें आज क्या खाया, आज क्या पहने हो, फलाना। ये तो टाइम का ज़या है। किताब पढ़ें, अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करें, जो आता है वो फिल्म के जरिए सिखा दें। 1500 रुपए का मोबाइल आता है जिसमें कैमरा होता है, वो मोबाइल खरीदें, कचरा मोबाइल कूड़े में फेंकें, और वो वाला मोबाइल है जिसमें आप सिखा सकते हैं। अपने स्टाफ की ट्रेनिंग वीडियो पे कराएं, अपनी चीज़ों जो आपके पास इल्म है आप उसको बांट दें। जब आप इनको बांट देंगे, रिलीज कर देंगे, और अगर आपके नीचे कोई समझे आप मैनेजर है, नीचे से ऊपर उसको ऊपर लाएं। जब आप ऊपर लाएंगे, जितने के आप उस्ताद होंगे आप उतने ऑटोमेटिकली बुलंद होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि हम आपको वहाँ से रिस्क देंगे जहाँ से आप सोच नहीं सकते। जब आप तसव्वुर कर नहीं सकते तो आप क्यों भाई इस पंगे में पड़ रहे हैं कि मुझे वहाँ से मिलेगा। तो आप अल्लाह पे यकीन करें और देना शुरू करें, और यही राह निजात है आपके लिए भी। और रिस्क तो वो देगा आपको, इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। शुरू में मैंने बोला डिमांड एवरीथिंग, यानी आप उनसे करोड़ों रुपए मांगे लेकिन गलत काम ना करें, चोरी नहीं करें, हिस्सा नहीं माने, किसी का हिस्सा नहीं माने। आप चलते चले जाएं, कैसे वो करोड़ों मिलेंगे ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जमीन फट जाए, आप उसमें सोने की डलियां निकल जाए, ये उसका काम है। जब है मुसलमान तो फिर मुसलमान बने कि भाई मुसलमान का काम अच्छा काम करना, अच्छी बात पहुँचाना है। ये नहीं है कि जी तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी और तुमने ये क्यों नहीं करा, वो उसका बात ही मामला है। इस वक्त जो कंबाइन मामला है उसको हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ गरीब है, गुरबत है, उसको तालीम दें, उसको इल्म दें, उसको नॉलेज दें, उसको स्किल दें। उसको इंटरनेट चलाना नहीं आता, आप इंटरनेट चलाना सिखाएं। प्लीज़ यूट्यूब पे जाके वीडियो देखें। इकबाल ट्रेनर की फिल्म मैंने डाली है कि 2.5-1 घंटे का इंटरव्यू है कि किस तरह वो चाय वाला आज लोगों को इंटरनेट चलाना सिखाता है। एक और फयाज अहमद की वीडियो है, उसको देखें किस तरह से एक लड़का जिसको ABCD नहीं आती हो, फेसबुक को हमने उसको चलाया, आखिर में उसको एक लड़की इंडोनेशिया से उसने शादी के लिए राजी, वो कहती मैं पाकिस्तान आऊँगी और तुम्हारे लिए कमा के भी दूंगी। सिर्फ हमने उसको इनेबल किया। आने वाले टाइम के अंदर ये डिवाइसेस बहुत आम हो जाएंगी, अभी भी आम है। आपने एक सवाल किया था कि आपने लोगों को बड़े जो हमारे बड़े हैं वो कंप्यूटर से डरते हैं, वो खौफ है, सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन। 6,500 रुपये का इस वक्त की मोबाइल का सेट आता है, सस्ता वाला A2, बेहतरीन फ़ोन है, उसमें स्काइप चलता है, फेसबुक चलता है, ट्विटर चलता है, यूट्यूब चलता है। आप वो मोबाइल लें अपने वालिदैन को, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन वेब TV चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हर आदमी, ज़्यादातर आदमी 6500 रुपये अपने वालिदैन के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप 6,000 रुपये 10,000 रुपये स्कूल की फीस दे सकते हैं तो एक मोबाइल फ़ोन भी अफोर्ड कर सकते हैं। प्लीज़ अपने वालिदैन को एक अदद स्मार्टफोन लेके दीजिए ताकि वो एंट्री तो शुरू करें वहाँ तक, फिर आप उनको चलाना आहिस्ता आहिस्ता सिखाना शुरू कर दें। जिसको आप दिला सकते हैं उनको दिलाइए। एक और सवाल आपने कहा कि मैं हर हफ्ते लगाता हूँ कि आप गवर्नमेंट के दफ्तरों में जाके 1 घंटा गुजारिए, 2 घंटा गुजारिए, वो किस लिए? देखिए गवर्नमेंट के जो दफ्तर अफसरान हैं या लोग हैं वो हम में से ही हैं, उनके पास भी अवेयरनेस नहीं पहुँची। हम क्या, आपके जो हमारे जो 25 साल से जितने छोटे बच्चे हैं वो सब इंटरनेट पर फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पे चलाते हैं, यानी अंग्रेजी अरबी हम सीखते हैं ना, फर्स्ट लैंग्वेज तो उर्दू है आती है। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है कंप्यूटर्स और इंटरनेट, उनको सीखना नहीं पड़ा, वो तो खुद सीख गए क्योंकि चारों तरफ हो रहा था, वो भी सीख गए। जो 50 साल के ऊपर वाले हैं उनकी फर्स्ट लैंग्वेज वो नहीं, उनको सीखना पड़ेगा, तो आपको सिखाना पड़ेगा जाके। अब आप 2 घंटे हफ्ते में जाके किसी भी दफ्तर में चले जाइए, वहाँ जाके उसको फेसबुक का अकाउंट बना के दीजिए, ईमेल का अकाउंट बना के दीजिए, उसके लिए ईमेल चेक कीजिए, उसके लिए फेसबुक चेक कीजिए, उसके जितने दोस्त अहबाब हैं उनको फेसबुक पे ऐड कराइए। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और कोई कॉल नहीं करता ना तो मोबाइल फ़ोन जेब में भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह फेसबुक पे अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा तो आप फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको फेसबुक पे लाइए, उनकी अच्छी बातों को हाईलाइट कीजिए,
یہ اس آدمی میں اچھائی ہیں. اور آپ یقین کیجیے آپ کو کتنا بھی آدمی کو برا لگے آپ اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے اس سے باتیں کریں گے آپ کو دیکھیں گے سونے کا بنا ہوا آدمی کسی وجہ سے وہ تھوڑی بہت گڑبڑ کرنا ہے وہ آہستہ آہستہ صاف ہو جائے گی. تو آپ معاف کیجیے اس کو. ان سب کو آن لائن لے آئیے ایک دوسرے سے جوڑیے ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورک کرائیے. اگر فرض کریے آپ کسی کے پاس جاتے ہیں وہ لینڈ ریکارڈ والا ایگزامپل ہے تو امریکہ میں سنگاپور میں آسٹریلیا میں جو لینڈ ریکارڈ والے لوگ ہیں ان کو ان کا فرینڈ بنا دیجیے. ان کا کام آسان ہو جائے گا ٹیکنالوجی امپروو ہو جائے گی ویژن امپروو ہو جائے گا. ویژن امپروو ہو جائے گا تو کام بھی امپروو ہونا شروع ہو جائے گا. ٹیکس ٹائم ایولیوشن کا حصہ ہے. آج سے 5 سال بعد 2018 میں ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہوگا. چائے والے کے پاس بھی ہوگا بنگی کے پاس بھی ہوگا کیونکہ نارمل فون ہی نہیں مل رہا ہوگا. بالکل اسی طرح ہے کہ اگر آپ کا دادا کہیں بھائی مجھے والا فون لا دے دو تو ملے گا نہیں. بالکل اسی طرح جو ڈم فون ہے یہ ملے گا ہی ختم ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جب وہ آنا ہی ہے اگر آپ جلدی لے لیں گے تو آپ کو ان پہ فضیلت مل جائے گا. آپ کو فائدہ زیادہ ملے گا کیونکہ آپ اس میں ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے. 5 سال بعد شروع کریں گے تو 5 سال بعد اور لیں گے ایکسپرٹ بن گے. جتنے جلدی شروع کر لیں گے اتنے جلدی وہاں پہنچتے ہیں. تو اگر ہم خلاصہ لیں آج کا اویئرنیس کو بڑھائیں اپنے لیے بھی دوسروں. اچھی بات پتہ چل جائے تو یہ نہ سمجھیں کہ جی تو میری میراث ہے میں نے بڑی محنت کر کے کی ہے. بانٹ دیں. جتنا بانٹیں گے اتنا آپ کا مقام اوپر آئے گا خدا کی نظروں میں بھی دنیا کی نظروں میں. سیکنڈ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کام کریں. پلیز انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے کریں. اپنے ملک کو امیر ملکوں میں شامل کر دیں. اگر 180 ملین کے لوگ ہمارا جی ڈی پی اس وقت ہے پر کیپٹل انکم ہے $45 پر منتھ. ایکچولی $100 a month or $45 a month somewhere there. اگر ہم اس کو $1000 پہ لے جائیں تو ہم ایز اے نیشن ایک امیر نیشن میں شامل ہو جائیں گے آٹومیٹکلی. اور جب آپ کی نیشن امیر ہوگی تو آٹومیٹکلی روڈز بھی ٹھیک ہو جائیں گے بجلی کا مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا پانی کا مسئلہ بھی سالو ہو جائے گا. جب پیسے ہوں گے نا تو آپ سالو کر سکتے ہیں. جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو پھر کیسے سالو ہوگا. سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں گھر سے شروع کریں. اب تعلیم بڑھائیں اپنی آمدن بڑھائیں اپنے برابر والے کو بتائیں اپنے اوپر والے کو بتائیں اپنے نیچے والے کو بتائیں یوٹیوب پہ بتائیں. جتنا اسپریڈ کر سکتے ہیں. علم پھیلانے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا ہے. میں آج آپ کے پاس دینے آیا ہوں مجھے فیس تو نہیں دینا. جو مجھے معلوم ہے آپ مجھے پوچھیں گے میں بتا دوں گا ایسے کر دوں. اور جتنا میرے پاس علم ہے وہ یوٹیوب پہ میں نے ڈال دیا ہے. اور آج بھی آپ کے توسط سے اگر کسی کو کوئی میری ویڈیو نہیں مل رہی اسی سبجیکٹ پہلے تو ڈھونڈنا ضروری ہے. نالائقی کریں گے بغیر ڈھونڈے میرے پاس آئیں گے. سب کو کرنا ہوتا ہے سب کو یاہو کا پتہ ہے آپ تلاش کریں گے مل جائے. ایسا کوئی چیز اب نہیں بچی جو یوٹیوب گوگل پہ نہ. بالکل اللہ کے واسطے سیکھیں اپنا علم بڑھائیں اپنی آمدنی بڑھائیں اپنے لیے بڑھائیں اپنے گھر والوں کے لیے بڑھائیں اپنی قوم کے لیے بڑھائیں. اب کب تک غریب ملک میں رہیں گے. اب اپارچونیٹی موجود ہے. اب ہماری اپنی کوتاہی ہوگی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. بہت بچے کما رہے ہیں آن لائن اور کمائی میں کیوں کرتا ہوں. جب آپ کمائیں گے زیادہ تو خرچ بھی زیادہ. جب آپ خرچ کریں گے تو آٹومیٹکلی مسائل ٹھیک ہوتے ہیں. اب بس یہ میری پیغام ہے. اگر کوئی سوال ہو. بہت زبردست آپ سے گفتگو رہی اور آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. ایک بات اور میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ سوال اتنے سارے ہیں کہ مجھے مشکل ہو رہی ہے کہ میں اتنے کم ٹائم میں ساری باتیں آپ سے پوچھوں. وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے لیکن آپ ہمارے کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھیں وہاں پہ اگر انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دکھایا جا رہا ہے تو وہ فضول باتیں دکھائی جا رہی ہیں. شادی ہو رہی ہے جادو ٹونا اس طرح کی باتیں دکھائی جا رہی ہیں. کیا میڈیا کو ہم اس طرح یوز نہیں کر سکتے جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور اس میں کیا ہرڈل ہے. لوگ کیوں حائل ہیں کہ وہ میڈیا کو اس طرح نہیں یوز کرتے کہ اپنے لوگوں کو سکھا بھی دیں اور انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے. ایسا کیا ہے؟ دیکھیے چینل والے ایک بزنس چلاتے ہیں. وہ دکھائیں گے جو بکے گا. ہمارے لوگ اگر واقعی چاہتے ہوتے ہیں علم حاصل کرنا تو انٹرنیٹ موجود ہے. ٹھیک ہے 10 ملین فیس بک کے یوزر ہیں 25 ملین سے 30 ملین انٹرنیٹ کے یوزر ہیں اس وقت. کیا وہ 25 ملین لوگ TED.com جا کے دیکھتے ہیں؟ کیا کسی نے ان کو روکا ہے جا کے دیکھنے سے؟ کیا ان کو Discovery.com پہ جانے سے روکا ہے؟ جائیں آپ ٹی وی بند کر دیں. جب آپ ٹی وی بند کر دیں گے اور ریٹنگز گر جائیں گی کسی پروگرام کی پروگرام بند ہو جائے گا. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. رومی کا ایک قول ہے کہ پہلے میں دانا تھا تو میں دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں. پھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا فقیر ہو گیا تو پھر میں دوسروں سے بدلنا سیکھا. پھر میں
शऊर आया या क्या है, वाइज हो गया, एक्चुअली इंग्लिश का था मुझे याद नहीं, वाइज हो गया तो मैंने अपने ऊपर काम किया। अपने ऊपर काम करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। कोई आदमी बुरा नहीं होता, कोई आदमी ख़राब नहीं होता। मुझे तो नहीं मिल रहा है अभी तक, कोई हो तो प्लीज़ मुलाकात करवाइएगा, अल्लाह ना करे कि मैं भी तो देखूं कैसे लोग होते हैं मेरे। मुझे तो नहीं मिल रहा। दुनिया में ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं। कोई कातिल भी होता है ना तो वो इसलिए कत्ल नहीं करता कि उसका दिल चाह रहा, तो उसकी कदर करता है, वो समझता है कि ये आदमी सही काम कर रहा है, ये मैं जो मार रहा हूँ किसी की खिदमत कर रहा हूँ मार के, तो वो अंदर से अपने आप को, असल में हम सबके अंदर कंपस लगा हुआ है, डायरेक्शन नजर आ रहा है, हम गिल्टी फील कर रहे होते हैं गलत काम करते हैं, तो वो कातिल भी अपने आप को पहले सेटिस्फाई करता है, फिर जाके कत्ल करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई साइकोलॉजिकल मरीज हो तो दूसरी बात है, कोई अलग स्टोरी, बट इन जनरल हमें अपने ऊपर काम करना है। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों में बैठें, अपने मुंह से, आप मेरे से 2 घंटे से बातें करेंगे, मेरी पूरी ख्वाहिश थी, कोशिश थी कि मैं अपने मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड ना निकालूं, और अब वो कोशिश नहीं, अब मुझे करनी भी नहीं पड़ती कोशिश, क्योंकि मैंने 3 साल पहले फैसला किया था कि मैं अपने मुंह से कोई बुरा वर्ड नहीं बोलूँ। अगर किसी 4 दोस्तों में बैठा हूँगा और कोई अगर बात बोलेगा तो मैं उसको कहूँगा बेटा ये वाली बात ना करें, अच्छी बात। नहीं उठेंगे, स्विच ऑफ होंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, चाहे वो मुझे टॉन्ट करें, चाहे मुझे बुरा कहें, कोई बात नहीं, कहते हैं उनका प्रॉब्लम, मैं उठूंगा जाऊंगा अपना अच्छा काम करूंगा। बुरा कहने से बुराई फैलती है, एनर्जी मिलती है बुराई। डॉक्टर कोयोटो की रिसर्च है, जापानीज एक डॉक्टर, उन्होंने पानी, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा, 2 गिलास पानी के लीजिए, उसमें चावल डालिए, एक पानी को रोज दिन में 2 दफा बोलिए कि तुम गंदे हो, खराब हो, दूसरे पानी को बोलिए तुम अच्छे हो। एक पानी अच्छा हो जाएगा, एक पानी ग्रीन हो जाएगा, एक पानी काला हो जाएगा, हालांकि पानी था। सो हमारे अल्फाज में ताकत होती है, हम किसी को डिस्करेज भी कर सकते हैं, इनकरेज भी कर सकते हैं। अपने मुंह से खराब बात ना बनाए। अगर कोई पॉलिटिशियन भी गलत काम करता है उसको खराब ना करें, आप उसकी जगह, आपके अंदर हिम्मत है, जाए खड़े हो जाए वहाँ पे, चाहे ये पॉलिटिक्स तो गंदी है ना चीज़ का नाम हो गया ना, अच्छी चीज़ का नाम तो नहीं ना, क्यों? इसलिए कि हम उसको गंदा कहते हैं। आप अपने मुंह से क्यों गंदी बात निकालते हैं? आपका नुकसान होगा ना। एंगर सबसे पहले हमें हर्ट करता है, फिर वहां तक पहुंचेगा। पहले तो मैं अपने आप को कोड़ रहा हूँ, जल रहा हूँ, कैंसर पैदा कर रहा हूँ, फिर मैं वहां तक आप तक गुस्सा निकालूंगा, तो हमें अवॉइड करें, अच्छी बात नहीं। लाइव टीवी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वेब टीवी है और लोगों तक इसका सही कॉन्सेप्ट भी नहीं पहुंचा है। लोग ये समझते हैं कि टीवी सिर्फ जो है वो केबल पे आता है, टीवी पे आता है। जब मैं किसी को बताती हूँ कि जी ये वेब पर है, आप दुनिया में किसी भी जगह जाके इसको लॉग इन करें और देख लें, तो लोगों के लिए ये एक अजीब सी बात होती है। वो कहते हैं हमें नहीं पता ये क्या है ये। तो आप आज यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप बताइए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और कोई हमें गाइडलाइन देना चाहें हमारे लिए, मजीद आप सक्सेस के हवाले से कुछ कहना चाहें तो प्लीज। पहली तो बात यह है कि मैं एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड हूँ आपकी टीम के साथ, आपकी गवर्नमेंट के साथ, आपके मैनेजमेंट के साथ, कि मैंने बहुत सारे टीवी पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, एंड इतना ऑर्गेनाइज और इतना खूबसूरत और इतना ऑर्गेनाइज अगेन मुझे कोई चैनल, जो बड़े बड़े चैनल जिनको हम समझते हैं, वो भी नहीं। पहले तो आपको लिए खराज तहसीन कि आपने हर चीज़ बहुत वेल ऑर्गेनाइज की हुई है, जो प्रॉपर चैनल हैं उनके साथ। टेक्नोलॉजी इसको आहिस्ता आहिस्ता समझा देगी आपको, कुछ आप अपना काम जारी रखें। आप, मेरा मशवरा ये होगा कि आप स्ट्रीमिंग से ज़्यादा ऑफलाइन कंटेंट पे फोकस करें। वजह उसकी क्या है? ये जो डिवाइसेस हमारी जेब में हैं, ये फ्यूचर का टीवी है। हर फ़ोन के ऊपर आज से 1, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम में 150 मेगाबाइट या 50 MB बैंडविड्थ आ रही होगी। वो बैंडविड्थ जो आ रही होगी फिर आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे रही होगी, दुनिया का हर चैनल आप देख सकते हो। आपका कंटेंट जो है वो बादशाह होगा आने वाले टाइम में, चाहे आप जियो पे हो, चाहे आप XYZ पे हो, चाहे आप वेब टीवी पे। इवेंचुअली सारे चैनल IPTV पे चल रहे होंगे। और जब आप IPTV या इंटरनेट टीवी की बात कर रहे होंगे तो आपका चैनल और जियो के चैनल में सिर्फ कंटेंट की क्वालिटी का फर्क होगा। जो कंटेंट अच्छा प्रोड्यूस करेगा, जो आप कर रहे हैं, आप क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आपका एम्बियंस अच्छा है, आपका कैमरा अच्छा है, आपके लोग अच्छे हैं, तो आज शायद आपको लग रहा हो कि हम बहुत बड़े चैनल नहीं हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मेहनत का काम है, जिसमें आप जिहाद कर रहे हैं लिटरली कि भाई सारी दुनिया कुछ और कर रही है, आप कुछ और कर रहे हो, और आप अपनी जेब से I'm sure पैसे लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका पे ऑफ आएगा? अभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि हमारे लोग तैयार नहीं। अगर आप एक एडवाइस मेरी माने और आज से प्रॉफिटेबल बनना चाहें तो जितने जल्दी हो सके इंग्लिश का कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू करें, कॉमेडी कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें इंग्लिश में।
टेक्नोलॉजी का कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें इंग्लिश में, ग्लोबल कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें इंग्लिश में। क्यों? अंग्रेजी बोलने वाले ज़्यादा हैं, उर्दू बोलने वाले कम हैं, इंटरनेट पे अंग्रेज ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी कम हैं। अंग्रेजी समझ, आप कह रही हैं कि हम अच्छा पाकिस्तान का इमेज दिखाना चाहते हैं, तो उर्दू किसको आती है भाई? उर्दू तो पाकिस्तानी को आती है। उर्दू में कौन से पाकिस्तान का इमेज देखेगा? पाकिस्तानी देखेगा। उस बेचारे को तो पता है कि यहाँ पे कट्ठा चट्टा क्या है, दूध कितना है तो पानी कितना है, उसको क्या समझा रहे हैं? आपको अगर वाकई एक्शन कन्वर्ट करना है तो गो इन इंग्लिश एंड फोकस ऑन दोज मार्केट जो डेवलप हो चुकी हैं। आप यहाँ वालों को अगर समझाती रहेंगी, उनकी समझ में नहीं आएगा। टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। कोई भी बच्चा 9 महीने से पहले नहीं पैदा हो सकता, टेक्स टाइम। कोई भी बच्चा बगैर गिरे नहीं सीख सकता, टेक्स टाइम। पेशेंस डेवलप करें अपने अंदर भी, अपनी कौम के अंदर भी, बातें करें ऐसी कि पेशेंस डेवलप। पेशेंस कैपिटल के बगैर, सब्र के बगैर कोई दरख्त, अगर मैं आज दरख्त लगाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, आने वाली कौन खाएगी? आप दरख्त पौधा लगाते चले जाएं, पौधा लगाते चले जाएं, अल्लाह में से अच्छी एक्सपेक्टेशन करें एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। एवरीथिंग इज फिनोमिनल। एक और ये कि अगर आप किसी केबल वाले से बात कर लें तो अपनी फीड या डेटा उनको दे दें। ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें जो कि नॉर्मल चैनल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लाइव स्ट्रीमिंग को दिमाग से जितने जल्दी आप निकाल देंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ये कंटेंट आप लाइव देख रहे, ऑन डिमांड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो, फ़र्क क्या पड़ता है? आप खुद भी तो आदत वाले काम करा रहे हैं कि यार हमें आदत है 7 बजे ये शो आना है तो देखना है। क्यों? आपको जब दिल करे जाके देखिए, शेयर कीजिए, वो वीडियो शेयर कीजिए। अब अगर ये वीडियो आप मुझे देंगे इंशाल्लाह तो मैं शेयर करूंगा, 2.5 लाख लोग देखेंगे, फिर उनके लोग और देखेंगे, कोई लोग बोर होंगे, कोई लोग खुश होंगे। लेकिन अंग्रेजी में होता, कुछ को समझ में आता, कुछ नहीं आता। तो अच्छा वाला जो आप सवाब के लिए काम कर रहे हैं वो उर्दू में कर लें, जो कमाई के लिए काम कर रहे हैं वो इंग्लिश में कर लें। तो आप एक हाथ से कमाना शुरू कर दीजिए, एक हाथ से कमाना शुरू कर दीजिए, बैलेंस तो आ जाएगा। ये मेरी सजेशन है। जबरदस्त, बहुत खुशी हुई और ये हमारे बहुत एजाज़ की बात है कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे प्रोग्राम में आकर हमें भी मशवरों से नवाजा। और जो लोग देखने वाले होंगे, यकीनन अगर उनमें से 2-4 लोग भी आपकी बात को समझ पाए होंगे तो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना देंगे, ये मुझे पक्का यकीन है। आपका एक बार फिर शुक्रिया और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आइंदा भी ज़हमत देंगे और आपको हमारे लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये थे आज के हमारे मेहमान जिनके साथ आपने भी प्रोग्राम देखा और मुझे भी प्रोग्राम करके बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मुझे यकीन है कि अपनी ज़िंदगी में आप लोग अगर स्कूल नहीं गए हैं तो इस पे शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि अब रेहान स्कूल के ज़रिए आप भी वो कुछ सीख सकते हैं जो आपका बच्चा स्कूल से पढ़ कर आता है और आपसे डिस्कस करता है, आपको उसके बारे में पता नहीं होता। या आपके घर में रहने वाला कोई मुलाजिम जिसे आप चाहते हैं कि वो पढ़ भी ले और आपका काम भी करता रहे, वो भी ये सब कुछ एक ही साथ कर सकता है। और भी हमने आपको बहुत कुछ बताया, बहुत सारी बुक्स के नाम रेहान साहब ने बताया जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं कि यूनिवर्सिटी पे आप जाएं साइट पे और उन बुक्स को आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं और यकीनन बुक्स सुन भी सकते हैं आप। इसके साथ बुक्स यकीनन आपको बहुत कुछ सिखाती हैं जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता। इसी तरह हमारे साथ रहिएगा और हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मैं अगले ट्यूसडे को फिर किसी और रोशन सितारे के साथ आपसे मुलाकात करूँगी। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए और हमारी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।